पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात। एक तो भाग है केवल खेत का, यानी जिसको मिट्टी कह देते हैं, और दूसरा भाग है पौधों का यानी फसल का। ठीक है ना। वनस्पति कोई उगती है खेत में, तब हम कहते हैं कि खेती हो रही है। खाली खेत में तो नहीं कहते कि खेती हो रही है ना। एक की आवश्यकता पूरा करके दूसरे की आवश्यकता पूरी होगी क्या? तो एक आवश्यकता को पूरा करके भी हम पूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। तो जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उस वे में, जब जैसे जितना उस स्थिति में पूरा करने से वो चीजें तृप्त होती हैं, हम तृप्त होते हैं। और खेती जैसी है तब खेती को जैसा समझते हैं उस आयाम में खेती को लेके जाते हैं। तो खेती आज भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मानवीय व्यवसाय है, जिसमें पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और समृद्धि पूर्वक जिया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं अभी खेती में हैं और इसका बहुत लोग जी रहे हैं। हमारी दृष्टि वहां तक पहुंचे। अभी जब रासायनिक खेती करने जा रहे हैं तो एक भाग की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। 17 प्रकार के पोषक तो सभी परिचित है उससे, है ना। मिट्टी की क्या आवश्यकता उसमें पूरी हो रही है। मिट्टी की आवश्यकता पूरा करते करते तो हमने पंजाब में कैंसर ट्रेन चला दी, उसी का तो नतीजा है। और बहुत जगह नई कैंसर बेल्ट तैयार भी हो रही है, उसी का नतीजा है। इधर हमने कुछ नई प्रैक्टिस भी शुरू की उसके विकल्प के रूप में। हम कुछ कुछ चीजें और भी देने लगे, लेकिन उसमें भी पूरा नहीं पड़ता है। प्रयास कर रहे हैं जैसे जैसे धीरे धीरे, लेकिन उसमें पूरा नहीं पड़ता। उसमें कुछ आवश्यकता उसमें भी छूट जाती है। उदाहरण के लिए हमने केवल गाय पाल ली तो हमारे पास माइक्रोब स्टोरेज हो गया, लेकिन कार्बन रिच नहीं हुआ, मिनरल्स रिच नहीं हुआ, कैल्शियम और पोटास रिच नहीं हुआ। हमने केवल भैंस पाल ली तो कार्बन रिच हो गया, लेकिन माइक्रोब गौण हो गया। हमने केवल किसी दूसरे प्रकार की चीजें कर ली तो एक चीज की अधिकता हो गई, लेकिन दूसरे की कमी हो गई। तो बैलेंस नहीं बन रहा है। तो हमको क्या समझना है? ये संतुलन बिंदु को समझना है जो समाधान तक ले जाए। तो दो चीजें आवश्यकता है खेती में। खेती के दो भाग हैं समझने के अर्थ में, एक मिट्टी है, दूसरा पौधे हैं। पौधे की आवश्यकता हम सभी जानते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और तमाम सारे मैग्नीज, क्लोरीन, बोरान, ये एक्सेट्रा 17 प्रकार के। मिट्टी की क्या आवश्यकता है? मिट्टी की 3 ही आवश्यकताएं हैं। पहली कार्बन, दूसरा ह्यूमस और तीसरा माइक्रोब्स। इसी उर्वरता संतुलन को बनाना है कि मिट्टी भी उर्वर रहे और पौधे को भी जो आवश्यक है पोषक तत्व उसकी भी आपूर्ति होती जाए। तो यहाँ हम मिट्टी का भी पूरा कर रहे हैं और पौधों का भी पूरा करना है। पहला पूरी तरीके से प्राकृतिक तरीका है, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। ये सूरज है ना, और पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के। हवा में क्या है? कार्बन है कि नहीं है? हवा में कार्बन है तो समस्या है कि समाधान है? हवा से 6 भाग इसने कार्बन लिया और 6 भाग ही पानी लिया, और सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाया। भोजन बना के क्या बनाता है? 1 भाग ग्लूकोज बनाया, शेष जो बचा वो ऑक्सीजन के रूप में भेज दिया। ठीक है ना। ऑक्सीजन से पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं ना, प्रोसेस ये है। और बाकी का कार्बन जड़ों के माध्यम से मिट्टी के अंदर से। मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे फंगीज हैं, उनका भोजन ये कार्बन है। वो उसको तोड़ते हैं, आपस में शेयर करते हैं। यहाँ कॉलोनीज होती हैं बैक्टीरियाज की,
फंगस की, माने मिट्टी के सहायक जो फंगस हैं, इस प्रकार की बैक्टीरिया से ये पुनः उस कार्बन को और तोड़ते हैं माइन्यूट में और फिर पौधे के एडिबल फॉर्म में उसको लाते हैं। पौधा कभी भी इस नेचर से डायरेक्ट वे में कोई चीज नहीं लेता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधा डायरेक्ट तो नहीं लेता है ना, उसको कोई ना कोई बैक्टीरिया के माध्यम से वो नीचे उसको नाइट्रेट के रूप में तोड़ता है और फिर पौधा उसको लेने योग्य होता है। कुछ बैक्टीरिया उसको नाइट्राइट में तोड़ते हैं, फिर नाइट्रेट में, वो प्रोसेस है उसका अंदर का, नेचर का प्रोसेस, इसमें हमारा कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, ये धरती के अंदर की व्यवस्था है। तो एक तो व्यवस्था है कि ये फोटोसिंथेसिस अगर होता रहे, और फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि पेड़ पौधे बने रहे, तब जाकर के हम हवा के कार्बन, मतलब बाहर के कार्बन को जमीन में भेज पाएंगे। फर्टिलिटी बढ़ाने का एक माध्यम ये है, नेचुरल रूप से जो फर्टिलिटी बढ़ती ही रहती है। दूसरा एक प्राकृतिक वो भी है, लेकिन वो उसमें मानवीय हस्तक्षेप है, माने उसमें हम अपना एफर्ट लगाते हैं। वो कौन सा तरीका है? बायो कंपोस्ट। अब कंपोस्ट कहें किसको? अभी तो घूरे को भी कंपोस्ट कह देते हैं। गोबर धूप भी ले रहा है, डायरेक्ट बारिश भी ले रहा है, उसमें कोई उसको बनाया भी नहीं गया है अच्छे से, उसको भी कंपोस्ट में गिन रहे हैं। तो बेहतर कंपोस्ट कैसे बने, बेहतर कंपोस्ट की क्या परिभाषा हो, उसमें कौन कौन सी चीजें हों, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हों, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो कंपोस्ट का मैंने तो कंपोस्ट में बेसिकली मोटी मोटी 4 ही चीजें चाहिए हमको, 4 से 5 चीजें। तो पहली चीज तो चाहिए सूखी सामग्री। हाँ, बायोमास माने सूखी पत्तियां, पुआल, भूसा, सड़ा हुआ कुछ भी जो है सूख गया है, सूखी सामग्री एक शब्द में लिख दिया। प्लस हरी सामग्री, माने कुछ भी पत्तियां, कभी हम पेड़ की प्रूनिंग भी करते हैं, चारा भी काटते हैं, खरपतवार भी उखाड़ते हैं, ये जो हरे रूप में है उसको यूज करते हैं, इसको सबको हरा सामग्री कर दिया। प्लस गोबर चाहिए ही चाहिए, प्लस गोबर प्लस गोमूत्र एक ही है इसमें ना, साथ में है, और प्लस पानी, बराबर कंपोस्ट। अब इसके तरीके तो कई हो सकते हैं। हम लोग ये एक शिवांश रखा है, ये भी एक प्रक्रिया है, ये 18 से 21 दिन में बनने वाली सबसे फास्टेस्ट खाद है, ये भी एक प्रक्रिया है। और मोटा मोटा कंपोस्ट क्या है, इसको रख देते हैं। अब इधर सूखा चारा लेने गए तो किसी एक प्रकार का नहीं, जो भी मिल जाए, ऐसे ही हरे चारे में भी। तीसरा गोबर और गोमूत्र में आते हैं। गोबर एक ही पशु का या कई पशु का, तो हम जो प्रयोग करते हैं वो कई पशु का यूज करते हैं। इसमें जब जाते हैं तो हमारे पास गाय भी है, माने काऊ, भैंस, बफेलो, बकरी, मुर्गी। हम यहाँ पे 4 प्रकार की बीट्स का यूज करते हैं छेदन का। तो गाय में माइक्रोब्स रिच है, गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना सर। भैंस के 1 ग्राम गोबर में 80,000 माइक्रोबैक्टीरिया होता है। बकरी जब भी खाती है तो पत्तियां खाती है ज्यादातर, और कटीले प्रकार की भी खा लेगी, कई प्रकार की खा लेगी, तो बहुत विविध प्रकार की पत्तियां खाती है। तो जो मिनरल्स का जो स्वरूप है उसकी मेगनी में बहुत अच्छा मिलता है। तो मिनरल्स के लिए मुर्गी, कार्बन के लिए भैंस, बकरी में कैल्शियम मिल जाता है, पोटास और फास्फोरस अच्छा मिल जाता है। इस सभी प्रकार की चीजों को हम जब मिलाते हैं ये एक रूप में, तब एक संपूर्ण खाद तैयार हो। माने उसमें अब सारे प्रकार के लगभग पोषक तत्वों को हम जो दे सकते थे, जो कर सकते थे, उसको दिए। अब जब इस कंपोस्ट का हम प्रयोग कर रहे हैं खेत में, तो जो प्लांट है, जो हमारी फसल है, उसका बेस तो मिट्टी है ना, और मदर स्वस्थ होगी तो उसका बेबी अपने आप स्वस्थ होगा। ये पहला सिद्धांत भी है। तो मिट्टी को स्वस्थ करना है पहले, फिर पौधा भी अपने आप में स्वस्थ होता है, और पौधे की जो आवश्यकता बाद में आ रही है उसको भी पूरा करता है। तो बाई कंपोस्ट हम इसकी आवश्यकता
पूरी हम शिवांश है, ये लगभग 20 से 21 दिन में तैयार होता है। तो कुछ 2:1 के अनुपात में, मतलब 3 अनुपात में हमने भरा इसमें सूखी, जो भी सूखा मटेरियल है, 2 अनुपात में हरा मटेरियल और 1 अनुपात में गोबर, और पानी आवश्यकता अनुसार एक वॉल्यूम में। मैं इसको और कर रहा हूँ। तो जैसे हमने एक कोई बाउल ले लिया बड़ा सा, उसका कोई भी वॉल्यूम है, तो ये अनुपात है, रेशियो है। तो जैसे हमने 6 बाउल डाला सूखा, तो 4 बाउल हरा और 2 बाउल गोबर, ऐसे लेयर लेयर बनाते जाते हैं। पहले सूखा, फिर हरा, फिर गोबर, और पानी आवश्यकता अनुसार। ऐसे करते 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 हम इसमें लेयर लगा देते हैं। 7 से 8 लेयर लग जाती हैं पूरी एक बार के उसके भरने में। और फिर इसके बनाने के चौथे दिन बाद हम इसको टर्न करते हैं, और जैसे ही टर्न करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है लगभग 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इसको हम नापते भी, हमारे पास टेम्परेचर मीटर है तो नापते हैं। और फिर हर अल्टरनेट डेज में इसकी टर्निंग करनी है। आपकी दूसरी पलटाई से ये टर्निंग करेंगे तो 60, 65 और 70 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। धीरे 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 5वीं पलटाई से कम होता है। 7वीं पलटाई में इसको खोल के रख दीजिए। आपकी बेहतरीन कम समय में छोटी जमीनों के लिए, जिनको छोटा मोटा कोई पाउच है उसको ठीक करना है, ये शिवांश विधि का हम प्रयोग करते हैं इसमें। एक हम जो अपने प्रयोग करते हैं वो बता रहे हैं। दूसरा नाडेप विधि का, क्योंकि गोबर भी खूब होता है, तो रोज ये बनाना, बड़े खेतों के लिए बनाना ये व्यवहारिक नहीं है। तो उसमें जो टैंक्स बना रखे हैं, इसमें क्रमशः डालते रहते हैं। इसी में जो भी है, किचन का वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है या सब्जियों का वेस्ट है या कोई पत्ते हैं, डाल करके इसको हम सीधे 6 महीने में एक बार से निकालते हैं। तीसरा, हम लोग वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं। बायोगैस है, बायोगैस में गोबर घोलते हैं तो गैस निकल गया और स्लरी बचा। उस स्लरी को उठा करके वर्मी कंपोस्ट के बेड्स में डाल दिया, और उसमें केचुए हैं ऑलरेडी। 50 से 55 मिनट में बना करके वो इस प्रकार की खाद को तैयार कर देते हैं। बिल्कुल आप सब परिचित ही होंगे इससे, है ना, बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसका भी यूज करते हैं। तो 3 प्रकार की ठोस खादों का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। 1 एकड़ जमीन से हमने 124 क्विंटल कुछ ठोस निकाला है। दिया तो इतना नहीं था ना, बीज के रूप में कुछ थोड़ा बहुत दिया होगा, 10-50 किलो दिया होगा, और 124 क्विंटल मोटा मोटा कोई ठोस चीज निकाली है। तो क्या निकाली है अपनी जमीन? अपनी ही जमीन की फर्टिलिटी निकाली। एक पुरानी पुस्तक है ब्रेड फ्रॉम स्टोन, जूलियस हेंसल ने लिखी है। उसका टाइटल ही बता रहा है कि जो हमारा खाना है, और स्टोन्स का मतलब उसमें जो मिट्टी और इसमें जो मिनरल्स हैं, वही हमारे खाने के रूप में, माने जो भोज्य पदार्थ है जो भी है उसी में बदल रहा है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। पढ़ने लायक पुस्तक है ब्रेड फ्रॉम स्टोन। तभी 124 क्विंटल हमने कुछ निकाला है, तो जो भी निकाला तो उसको कुछ वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 1 एकड़ जमीन में हम लोग अपने यहाँ 2 फसल करते हैं। आपके यहाँ भी 2 फसलें होती साल में। तो जैसे गेहूं करेंगे तो कितना निकल आएगा कि 1 एकड़ में? 30 क्विंटल भैया बता रहे हैं, 30 क्विंटल। और दूसरी फसल में कुछ भी दिया, जैसे धान ले लिया, राइस पेडी 30, 32, इनके यहाँ 32। और इतना इतना ही इसका जो हस्क निकला, माने इसका पैरा पुआल के रूप में या जो हुई, उतना ये भी जोड़ लिया। तो +30 और +32, 60 और 64 मिला करके हो गया 124। 124 क्विंटल ठोस हमने कुछ अपनी जमीन से निकाला। जी भैया। तो मोटा सिद्धांत ये कहता है कि जितना निकाला उतना डाल। मोटा किसान वाला सिद्धांत है कि जितना निकाला उतना डाल दे। अब आप देख लीजिएगा जिसके यहाँ जितना निकलता है। तो हमने 124 क्विंटल कुछ निकाला है, 124 क्विंटल कंपोस्ट में डाल दे। नैतिक तरीका ये कहता है कि जितना निकाला है उसका 1.25 गुना डाल दे। तो आगे की पीढ़ियों के लिए भी फर्टिलिटी उसमें बनेगी, बनी रहेगी। ऐसे ही तो परिवार चलते हैं जी। हम लोग जैसे जीवामृत भी प्रयोग कर रहे हैं, और जीवामृत के साथ ही हमने एक संपूर्ण तरल भी बनाया है। उसमें हमने थोड़ा सा सरसों का खल भी मिला दिया है, मट्ठा भी मिला दिया है, हमारी जो बायोगैस की स्लरी निकल रही है उसको भी मिला दिया है,
और डायरेक्ट टैंक में घोल करके उसको सीधे मड पंप से खेत में डाल देते हैं। इसका भी प्रयोग कर रहे हैं और इसका भी शानदार हमारे यहाँ प्रयोग आ रहा है। मतलब जिसमें भी खेत हमने डाला है उसका उत्पादन बढ़ेगा। मच्छर मारने के लिए ये बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा एक टेक्निक हम और बना रहे हैं कि गोबर को जैसे घन जीवामृत बनता है बिल्कुल वैसे ही उसमें कुछ चीजें और ऐड करनी है जो हम कर रहे हैं। उसमें राख ऐड कर रहे हैं, मतलब गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन, ऐश डंग ऐश और सरसों की खली, इसको ऐड करके उसमें गूंथ करके और इस प्रकार के छोटे छोटे बना रहे हैं। उसके बाद खेत में ले जाकर के उसको बिखेर देते हैं और उसके बाद पानी दे देते हैं, तो खेत में वो मेल्ट हो जाता है और उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। एक ये विधि हम लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं। आईएमओ बनाते हैं। आईएमओ इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माने आपके अपने क्षेत्र, अपने खेत का माइक्रोब्स कैसे कलेक्ट करना है उसका प्रोसेस है। इसको किसी इस प्रकार के घड़े में या किसी प्लास्टिक जिसमें ये फल वगैरह आते हैं ना, अपनी लकड़ी का कोई भी कुछ है पात्र, उसमें ऐसे रख देते हैं। और ये चावल थोड़ा ठंडा हो, मतलब जैसे रात को बना है तो सुबह यूज करना है और सुबह बना है तो शाम को, और ले जाकर के खेत के किसी ऐसे कोने पे रखना है जिसमें झाड़ियां हों या जहाँ डायरेक्ट टिलेज ना होता हो या जहाँ केमिकल ना पड़ता हो, और उसको ऊपर से कुछ नेट टाइप का कुछ बांध देते हैं ताकि कोई बड़ा जानवर उसको डिस्टर्ब ना करे। और 3 से 4 दिन बाद जब आप जाएंगे तो इसको ले आना है वापस, तो इसमें कुछ फंगस जैसा लग जाएगा, माने माइक्रोब्स आ जाएंगे। फिर जितना हमारे पास चावल है उतना ही गुड़, सपोज 1 केजी चावल है तो 1 केजी गुड़, आधा केजी चावल है तो आधा केजी गुड़, हाँ पका हुआ, कांच के जार में मिला करके और अंधेरी जगह पे रख देंगे, मतलब जहां सनलाइट डायरेक्ट ना जाए। और 7 दिन के बाद ये गुड़ के साथ पूरा फर्मेंट हो जाएगा। ये ऊपर से सूती कपड़ा बांधेगा। हाँ उतना ही गुड़ जितना ही है, जितना भी है, मतलब जितना चावल है उतना गुड़, हाँ इक्वल क्वालिटी। 7 दिन बाद आप ये जब गुड़ के साथ मेल्ट हो जाएगा पूरा, इसके बाद इसको सामान्य रूप से जब खेतों में यूज करना है तो अपने 1 लीटर एक टैंकी हमारे पास है जिसमें 50 या 100 लीटर पानी आता है, तो 100 लीटर पानी में इसको 200 ग्राम निकालेंगे और घोल देंगे थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा गोमूत्र भी मिला देंगे और उसको घोलेंगे। तो हाँ उसको घोलेंगे, हाँ मेल्ट, एक बार बोलिए। तो जब भी इसको खेत में जब भी पानी लगाएं, मतलब जब भी खेत में हम कर रहे हैं, फ्लड ले रहे हैं, तो वहां पे हम ऐसा कुछ उसको रख सकते हैं, पानी के साथ ये लगातार जाएगा, तो आपके खेत का अपना माइक्रोब्स तैयार हो जाएगा। अभी जो माइक्रोब्स के वो जो कभी कभी आती है ना डिब्बी, हो सकता है कि किसी दूसरे कंडीशन में उसको तैयार किया गया हो, वहां के लिए ठीक हो, आपके लिए, आपकी जगह के लिए ठीक ना हो। तो हम अपने खेत का माइक्रोब्स कैसे बना लें, इसकी ये विधि है। इसका नाम है IMO